दिन 8:30 बजे हमसे जुड़िए चाय पे चर्चा में। और हर दिन हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं एक नई शख्सियत। और आज हमारे साथ हैं टीवीएस ऑटोमोबाइल के संचालक मनोज गुप्ता। तो देखना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम चाय की चर्चा पर एक विशेष शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ बैठे हैं मनोज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है। आप टीवीएस ऑटोमोबाइल्स शहडोल के संचालक हैं, साथ में कैट के वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वेस्ट महासम्मेलन के प्रदेश के युवा इकाई के सदस्य हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शहडोल जिला इकाई के एसोसिएशन के महामंत्री हैं और भी कई पदों पर हैं। हम इनसे धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमसे और ये जानिए कि इस शख्सियत को बैठाने का कारण क्या है और इस शख्सियत से आप क्या सीख सकते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो इनको आगे बढ़ने में मदद की हैं उन पर बात करते रहिए, सुनते रहिए और जानते रहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज गुप्ता जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मेरा जन्म 13 जून 1975 को शहडोल के ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हुआ था। जी जी। और दुर्भाग्यवश मात्र 4 वर्ष की आयु में ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और इसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मदर ने पूरे परिवार को संभाला। मेरी 3 भाई 3 बहन हैं। और इन विषम परिस्थितियों के बाद भी मेरे बड़े भैया शासकीय सेवा में आए। मेरे मंझले भैया भी व्यवसाय को प्रारंभ किया और इसके साथ ही हम आगे बढ़े। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ पर यहीं शहडोल की है? कहाँ? मेरी स्कूलिंग प्राथमिक मॉडल बेसिक स्कूल शहडोल में जी जी, और माध्यमिक में अर्बन बेसिक स्कूल शहडोल, और इसके बाद हायर सेकेंडरी मैंने रघुराज स्कूल से किया, एमकॉम शहडोल कॉलेज से किया और एलएलबी फिर शहडोल लॉ कॉलेज से किया। यानी सारा स्कूलिंग आपका शहडोल का ही रहा है। तो इससे भी हमारे युवाओं को बहुत ढाढ़स बन रही। कई लोग ये होता है कि बाहर पढ़ने जाना है, तो मतलब शहडोल के लोग भी, देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं दर्शकों कि शहडोल के पढ़े लिखे यहीं से सब कुछ किए आज आपके सामने हैं। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब आपने काम शुरू किया, आपके पिता नहीं रहे, तो उस वक्त आपकी आयु बहुत छोटी थी, तो उस समय तो आपका ध्यान उधर रहा नहीं होगा। लेकिन जब आपने पहली बार ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम किया, तो कब से काम किया और कैसे आपको ये क्षेत्र मिला? इससे पहले भी आप कुछ कर चुके थे? व्यवसाय को हमारे परिवार में आदरणीय राजेश गुप्ता जी, जो मेरे मंझले भैया, उन्होंने प्रारंभ किया। और उन्होंने एक चक्की लगाया जिसमें गेहूँ पीसने का काम होता था। फिर उसमें उन्होंने तेल मिल लगाया और फिर इसके बाद उन्होंने तेल के व्यवसाय को गति दी। इसके पश्चात ही मैं उस व्यवसाय में, चूँकि घर की पारिवारिक स्थिति विषम थी, तो मैंने उनके साथ व्यवसाय में हाथ बढ़ाना उचित समझा। और इसके पश्चात ही हम लोग रुचि सोया के सब डीलर बने। इसके बाद मेन डीलरशिप आई, इसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट और फिर सेल्स डिपो तक हमको मिला। आज तो कई कंपनियों की डीलरशिप है। और 27 अक्टूबर 2013 को हमने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रवेश किया, और जिसमें शहडोल में हम मेन डीलरशिप और आसपास के क्षेत्रों में सब डीलरशिप को स्टैंड किया। हमारे साथ हमारी पूरी सेल्स टीम, स्पेयर पार्ट टीम, फाइनेंस टीम, सर्विस टीम साथ में रहकर काम करती है। एक बात और है कि मेरे बड़े भैया शासकीय सेवा में हैं, श्री हनुमान प्रसाद जी गुप्ता, उनका भी बराबर सहयोग रहता है। हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे बड़े भैया का बड़ा बेटा है योगेश गुप्ता, वो भी सहयोग करता है। मेरे मंझले भैया के 2 बेटे हैं, हिमांशु और शिवांशु, दोनों अभी पढ़ रहे हैं। और मेरी एक बिटिया और एक बेटा जो पढ़ रहे हैं। मेरी तीनों बहनों, ये अभी बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हम लोग की जॉइंट फैमिली, क्योंकि आजकल ये सुनने में बहुत कम आ रहा है, मतलब पेपर में कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। जी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसा मानते हैं? जॉइंट फैमिली अच्छी है? जॉइंट फैमिली ही प्रगति का आधार है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद भी निर्णय लेने में अपने आप को जब अक्षम पाते हैं, तो जॉइंट फैमिली में हमें ताकत मिलती है। जॉइंट फैमिली में हम एक दूसरे के प्रति समझ सकते हैं और एक मिलकर 11 होते हैं, ये बात उसमें चरितार्थ होती है। और सब लोग मिल के काम करते हैं। हम हर जगह देखते हैं कि संगठन में ही ताकत होती है। इसीलिए परिवार जितना ज्वाइंट होगा हम उतनी तेज़ी से तरक्की करेंगे, उतनी तेज़ी से हमारी
छाप अलग होगी, हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा और हमारी सोच निरंतर आगे बढ़ती है। मुझे तो हमेशा लगता है कि जॉइंट फैमिली ही होना चाहिए और जॉइंट फैमिली में भी एक फैमिलियर रिलेशन इस तरह का डेवलप होना चाहिए, जैसा कि मैं इस बात को भगवान का लाख लाख शुक्र मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया है जहाँ पे हम लोग जॉइंट फैमिली के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना पीना, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम लोग के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, आप भी विचार करिए कि आपकी जॉइंट फैमिली है और अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। और मैं उसके बाद बात करूँगा पेंडेमिक में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में। और शहर की हो या शहर के विकास की, जगह जगह हम देखते हैं अलग अलग तरह की घटनाएं और उन घटनाओं को एक आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए MP18 न्यूज के साथ और मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं आईना शहर का। तो एक बार फिर से स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं चाय पे चर्चा पे और आपके साथ है, हमारे साथ है मनोज गुप्ता जी। मनोज गुप्ता जी, जो ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र है, इस समय पेंडेमिक कंडीशन जो चल रही है, इस समय उस पर कितना फर्क पड़ा है, प्रभाव कितना पड़ा है? आज इस कोविड के पीरियड में तो सारे व्यवसाय ही बंद हैं और व्यवसाय बंद हैं तो सभी व्यवसायों को फ़र्क पड़ा, चाहे कोई भी व्यवसाय हो। भाई व्यवसाय में जो भी खर्चे होते हैं वो तो प्रॉपर रहते ही हैं, चाहे वो किसी का बैंक लोन है तो बैंक लोन में ब्याज लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, बाकी चीज़ें लग रहे हैं, स्टाफ है, दुकान का किराया है, तो बाकी चीज़ें तो लगी रही हैं, तो सारे खर्चे तो जुड़े हुए हैं, तो नुकसान तो सभी व्यवसाय को हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चूँकि एक बड़ा सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का स्टाफ है, ज़्यादा बड़ी लिमिट होती है, ज़्यादा लोन होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन व्यवसाय को तो नुकसान हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कोरोना काल से ही जिस तरह इंडस्ट्री डाउनफॉल में थी, बिजनेस डाउनफॉल में था, इसके बाद पुनः कोरोना के आने के बाद बिजनेस और डाउन हुआ, तो इसमें अभी हमको फिर से उस लाइन और लेंथ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात आपने कर्मचारियों की कही, तो क्या आप भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कई लोगों ने देखा कि कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं? तो हालांकि मेरा भी मानना है कि कोरोना काल में ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि 10 से 20% लोगों को बुला रहे हैं, पर आपका मानना क्या है कि आप छटनी कर रहे हैं कर्मचारियों? देखिए, कोविड में तो हमको गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन जो भी नियम देते हैं, जो भी उनके सुझाव होते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक रही स्टाफ की छटनी करने का, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। हमको जितनी ज़रूरत है स्टाफ की उतना बुला लेते हैं। जैसे कोविड के पीरियड में पिछली बार हुआ कि भाई कुछ समय तक हमको 50% स्टाफ के साथ वर्किंग करनी है, इसके बाद जैसे जैसे बिजनेस कंटिन्यू हुआ तो हम लोगों को बुलाते चले गए, लेकिन अपनी तरफ से हम किसी को छटनी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी रहती है कि मैं हमेशा स्टाफ की तरफ से रह के भी सोचता हूँ कि उसके पास उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके पास उसका कैसा है, और आज यदि उनको आशा भरी निगाहों से देखता है, आज वो हमारे साथ फ्यूचर देखता है, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं? कैसे? आज वो हमारे साथ एक लंबा समय बिताया तो हम उसके फ्यूचर के प्रति चिंतित होते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने कई सामाजिक कार्य भी किए हैं, जैसे कि वैश्य महासभा सम्मेलन के आप प्रदेश के युवा इकाई सदस्य हैं, साथ ही और भी कई चीज़ों से जुड़े हैं। तो इन कामों को करते हुए समाज सेवा का काम करना, ये कितना मतलब महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, इसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि है और चूँकि मेरा जॉइंट फैमिली है तो सब लोग का सपोर्ट भी मेरे को मिलता है, और इसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि, चूँकि मैं उस जगह से आया हूँ, तो मेरे को लगता है कि यदि कोई नीडी व्यक्ति है तो हम उसको, भगवान ने अगर किसी रूप से भी हमको सक्षम बनाया तो हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, किस रूप में मदद कर सकते हैं, और इसलिए मैं हमेशा मदद करने के लिए सोचता रहता हूँ, और यही मेरा सामाजिक कार्य करने का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत जैसे मैं वैश्य महासम्मेलन में युवा इकाई का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो हम वहाँ युवाओं का नेतृत्व करते हैं कि भाई उनको व्यापार के क्षेत्र में आगे आना तो कैसे आ सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में आगे जाना तो कैसे जा सकते हैं। इसी तरह हम अन्य क्षेत्रों में भी, सामाजिक क्षेत्रों में, चाहे जहाँ भी जिस रूप में जरूरत पड़ती है, हम पूरी तरह मदद करने को तैयार रहते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि आप कई खेलों में शील्ड देना या अपनी तरफ से राशियाँ देना, ये सब आपने किया है। और एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ, अभी कैट के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के जी, तो अभी शेड्यूल में ही सुनाई दिया कि आपने एक वैक्सीनेशन का एक अलग प्रोग्राम बनाया, ये आपने कहाँ से दिमाग में आया और क्यों आया ऐसा? पिछले दिनों आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी और मैं उसका मेंबर हूँ। जी जी। तो माननीय कलेक्टर साहब
डॉक्टर श्री सत्येंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में ये बात आई और हम लोग कैट के जितने पदाधिकारी थे उन्होंने साथ स्वीकार किया और हम 2 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे खोलने जा रहे हैं जो व्यापारियों को एवं उनके परिवारजन या स्टाफ जो भी है उनको वहाँ पे वैक्सीनेशन कराएंगे, जिससे कि हम कोविड की इस लड़ाई में जीत सकें। जब हमारा व्यापार प्रारंभ हो तो सारे लोग वैक्सीनेट रहें, जिससे कि उनको पूर्ण सुरक्षा मिल सके। वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर के साथ साथ यदि वैक्सीनेशन है तो बहुत उम्मीद की जा सकती है कि वो कोविड से बचे रहेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए हमने कैट के बैनर तले वैक्सीनेशन सेंटर शुभम होटल में और ऑटोमोबाइल की तरफ से महिंद्रा शोरूम में वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन कैंप 3 दिन का लगाने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक लोगों को जो भी हमारे इस सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें हम वैक्सीनेट कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। और ये वैक्सीनेशन क्या फ्री होगा या कुछ उसकी कॉस्ट? ये टोटल फ्री होगा। इसमें जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का और हमारी पूरी टीम का पूर्ण सहयोग है। बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर से दर्शकों आपको बता दूं कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जैसा इन्होंने कहा कि फिर से जब हम अपनी चीज़ें प्रारंभ करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो इस तरह की चीज़ें हो, व्यापार हो या किस तरह का भी चीज़ हो, अगर आप वैक्सीनेट हो गए तो एक मन में एक धारणा तो बन जाएगी कि नहीं हम सुरक्षित हैं, और वाकई आप सुरक्षित होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर से हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस और ये जो व्यापार चल रहा है उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं बात कर रहा था मनोज गुप्ता जी से, ये है टीवीएस ऑटोमोबाइल्स के संचालक। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन व्यापार बहुत सारा चल रहा है इस समय जगह जगह, और ख़ासकर इस पेंडेमिक में ही ऑनलाइन बहुत चला है। इससे जो लोकल व्यापार है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है? इसमें बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है और हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसका विरोध भी किया है व्यापारियों के हित में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है और प्रदेश शासन से इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन आ रही हैं। इसमें यहाँ पे देखिए कि जैसे हमको एक मोबाइल ख़रीदना है, मोबाइल का एक बहुत बड़ा शोरूम है, उन्होंने स्टॉक करके रखा है, प्लस उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है और वो मोबाइल बेचें। वही एक मोबाइल ऑनलाइन से आ जाता है बिना, तो उनके सारे एक्सपेंस बचते हैं। तो यहाँ पे जो बैठा व्यक्ति है वो सोचता है कि मेरे यहाँ से भी, इस तरह व्यापार, आज व्यापार बंद है लेकिन ऑनलाइन से सामान आ रहा है, व्यापार चल रहा है। तो ये व्यापार, हमने यहाँ व्यापार बंद करके रखा, उनकी व्यापार प्रारंभ है, तो यहाँ के लोकल व्यवसायियों की क्षति है और मनोबल टूटता है। निश्चित रूप से मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत ज़रूरी है। ये जो कोरोना है महामारी, इसका ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ा होगा, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? बड़े उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं, किस पर ज़्यादा प्रभाव? देखिए, व्यवसाय, सभी व्यवसायों में कोविड का, ये जो कोविड काल है इसका प्रभाव पड़ा है। और निश्चित रूप से जब पिछली बार कोरोना आया तब व्यवसाय में काफ़ी फ़र्क था, फिर साल भर बिजनेस डाउनफॉल में ही चला, इसके बाद पुनः कोरोना आ गया तो व्यापार तो काफ़ी डाउन हुआ है। और इस व्यवसाय को पुनः उसी लाइन और लेंथ में आने में, उसी जगह आने में कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 साल लग जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी ये है कि व्यापारिक गतिविधियाँ जितनी भी हो रही उसके लिए प्रशासन और केंद्र शासन हो गया या ये भी मदद कर रही, पर आप कैसे अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करते हैं कि मान लीजिए आप एक ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं और आपका वर्ल्ड लेवल पे जो शेयर चलता है वो आपसे अफेक्ट होता है क्या? कोई भी कंपनी होती है, कंपनी हमेशा ये सोचती है कि यदि उसका एक कस्टमर कहीं भी है, और तो उसकी एक कस्टमर भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदता, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यदि वो एक कस्टमर एक गाड़ी खरीदता है तो उसके साथ वो सर्विस कराता है, सर्विस के साथ वो अपनी परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों के बीच लेके जाता है, तो एक माउथ पब्लिसिटी हो, उससे एक चैनल बनता है कि उसको देखकर दूसरा लेता है, दूसरे को लेकर तीसरा देखता है, और फिर साथ में सर्विस भी प्रोडक्टिव होता है। तो इससे व्यापार में इन्फ्लो बढ़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब व्यवसाय, चाहे कंपनी जिस भी लेवल पे हो, लेकिन वो निम्न स्तर तक भी जाके सोचती है और उसके लिए वो कड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत बढ़िया होती है। ये जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप अपने आप को इस जगह खड़ा कर रहे हैं, तो कैसा पाते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ या मुझे अभी और काम करना है? कितना आपको लगता है? मैं आज जिस भी जगह हूँ
उसमें मेरे परिवारजनों का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, परिवारजनों का सहयोग है एवं आप सब लोगों का स्नेह और प्यार है। लेकिन मैं और भी आगे जाने की सोच रखता हूँ और साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करना चाहता हूँ और अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हुए व्यवसाय को आगे गति देना चाहता हूँ। ऐसा एक जो आपने बताया था कि जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिता की डेथ हो गई थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप धीरे धीरे आगे बढ़े। ऐसे कई घर हैं जहाँ पर इस तरह की छोटी हृदय विदारक घटनाएं हो जाती हैं, खासकर अभी कोरोना काल में भी। तो ऐसे जो युवा आपको देख रहे हैं जिनके परिवार में इस तरह की कोई गतिविधियाँ हो गई हैं जिसके कारण वो मतलब ऊपर से मुखिया का साया उड़ गया हो, तो आप जिस तरह से बढ़े उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? कैसे बढ़ें वो लोग आगे, कितनी हिम्मत रखें, क्या करें? मेरा अपना मानना है या मुझे आज तक का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति फर्श पे होता है वही अर्श पे जाता है। और यदि हमारे अंदर सत्य, निष्ठा और ईमानदारी, लगन है तो निश्चित रूप से हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी कहानी पढ़िए, कोई भी पुराण पढ़िए, कोई भी शास्त्र पढ़िए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, सब में एक ही स्टोरी मिलती है कि जो व्यक्ति ईमानदारी, निष्ठा और लगन से कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक विजन होता है, उस विजन को प्राप्त कर सकता है। तो वो अगर निरंतर आगे चलता रहेगा, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, लेकिन वो अगर वो अपनी ईमानदारी को, निष्ठा को, लगन को और साथ में उस विजन की ओर चलने के लिए अगर निरंतर प्रयासरत रहेगा तो मेरा ये दावा है कि वो जितना भी विजन रखता, जितनी सोच रखता, उससे वो आगे बढ़ेगा। मैं आप सब लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत ये जो बात इन्होंने कही है कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी तीनों जो चीज़ें हैं आपको अपनानी है, और एक बार अपना के देखिए, आप भी मेरे साथ यहाँ बैठे होंगे और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे बढ़ें इनके आशीषों से, इनके प्रयासों को देखकर। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो आपके सामने बैठा है, केवल आपको ये करना है कि आप हर बार इनकी ही बात को, जो आपको अच्छी लगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपको इनकी बात अच्छी लगी उनको अपनाइए और आगे बढ़िए। चाय की चर्चा में आज इतना ही। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से एक बार और एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ अंत में कि आप अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करते होंगे, बहुत सारी सोच रखते होंगे, बहुत सारा विजन रखते होंगे, लेकिन मात्र 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए और उस 5 मिनट में स्वार्थ को किनारे करके सिर्फ अपने लिए सोचिए कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या मुझसे जान के गलती हुई, क्या अनजाने में गलती हुई, और दूसरे दिन वह गलती ना हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए और उसको अनुसरण करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मास्क हमारा सबसे पहला सुरक्षा कवच है, तो उसके बाद का अगर हमारी ज़िंदगी को कोरोना से मुक्त और संरक्षित करने का दूसरा कोई कवच है तो वैक्सीनेशन। आज युवा पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं मानस भवन में, जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं, और शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे कोविड के सुरक्षा को देखते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसी तरह से एक दिन वो बहुत ही जल्दी आएगा, हम सभी आपके प्रयास से कि हम वैक्सीनेशन कराएंगे, हम मास्क को लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, कोविड के जो भी नियम हैं सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे। इससे वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि कोविड पर भी हम विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।